बच्चे, हम एनएमडी कैट का सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज लेक्चर नंबर 1 मैं रिकॉर्ड कराने जा रहा हूं। प्रोफेसर बाबर अली केमिस्ट्री जो सा है, मैंने केमिस्ट्री के अंदर आपको कुछ टॉपिक्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। पहले लेक्चर जो हमारा सिलेबस है एमडी कैट के हवाले से, उसमें जो पहला टॉपिक आपको दिया जाता है बेसिक कॉन्सेप्ट में से, वो है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास का हम कॉन्सेप्ट देखेंगे इस तरह से कि अगर हमारे पास एनएमडी कैट के अंदर कोई इससे रिलेटेड एमसीक्यूज पूछा जाता है, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले जो हमने फर्स्ट ईयर में डेफिनेशन पढ़ी उसको हम एक दफ़ा समझेंगे, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस एमसीक्यूज की तरफ चलेंगे। मास ऑफ एन एटम ऑफ एलिमेंट एज कंपेयर टू द मास ऑफ कार्बन टेकन एज 12। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है? ये स्टेटमेंट हमें ये बता रही है कि किसी भी एटम का जो मास है ना, उसको हमने फाइंड किया है रिलेट करके किसी चीज़ से। मैं इसकी एक एग्जांपल आपको देके फिर दोबारा इस स्टेटमेंट की तरफ आता हूँ। देखें, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं मंडी में गया और वहाँ पे जाके मैंने कहा जी मुझे 2 किलो सेब चाहिए। तो उसने मुझे ऐसे ही उठा के तो नहीं दे देने कि ये 2 किलो सेब है जी, ये ले जाओ, और ना मैंने ऐसे लेने हैं, क्योंकि उसके अंदर हमारे पास एक चीज़ जो वेट है, वेट बैलेंस हमारे काम आएगा, जो हमें बताएगा कि इतने सेब जो है उसने ऐड किए और दूसरी साइड पे वो वेट रखेगा, जैसे 1 kg का, 2 kg का, जितनी हमने अमाउंट लेनी हो। इसी तरह यहाँ पे वो आपके पास एक वेट रखेगा और दूसरी साइड पे वो सेब डालेगा, और कुछ टाइम के बाद आप देखोगे कि जब वो सेब डालता जाएगा, एक टाइम ऐसा आएगा दोनों ये बैलेंस हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। तो उस टाइम हम समझ जाएंगे कि ये जो हमारे पास अमाउंट है सेब की वो 2 kg हो चुकी है। इसी तरीके एटम का मास हम जानते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल है, क्योंकि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ये हमने स्टार्ट में ही फर्स्ट ईयर के पढ़ा था। तो अब हमारे पास सवाल ये बना कि जब एटम इतना छोटा है तो उसका मास हमने किस तरह से फाइंड करना है। तो बच्चों, हमने जो एटम का मास फाइंड किया वो हमने कार्बन के एटम से कंपेयर करके निकाला। मतलब इस साइड पे मैंने कार्बन रखा, इस साइड पे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आपको कि मैं ऑक्सीजन का मास फाइंड करना चाह रहा हूं, मुझे नहीं पता 16 है। मैंने क्या किया, इस साइड पे ऑक्सीजन के एटम को रखा और मैंने इस तरफ कार्बन, क्योंकि कार्बन का मास 12 है, तो मैंने क्या किया, कार्बन के 12 हिस्से कर दिए, मतलब 12 यूनिट में इसको कन्वर्ट कर दिया। अब एक एक यूनिट करके मैंने इसके अंदर डालना शुरू किया। मैंने देखा मास बराबर नहीं हुआ, दूसरा यूनिट डाला, मास बराबर नहीं हुआ। इसी तरीके मैंने 12 के 12 यूनिट इसके अंदर डाल दिए, लेकिन मास बराबर नहीं हुआ। फिर मैंने एक और कार्बन इसी तरह का लिया, उसके भी मैंने 12 यूनिट किए। जब एक और यूनिट इसमें डाला, इसका मतलब 13 यूनिट, फिर 14, 15, 16। जब मैंने 16 यूनिट कार्बन के ऐड किए तो मैंने देखा कि ये जो हमारे पास है ये बैलेंस हो गया। इसका मतलब हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसका मास हमें पता चल गया कितना होगा, 16 AMU। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम कार्बन को इस्तेमाल करते हुए बाकी सब एटम्स का हमने मास फाइंड किया। इसीलिए मैंने इसको नाम दिया, गौर से पढ़ेंगे आप, रिलेटिव के रिलेट किया, मुवाजना किया एटॉमिक एटम के मास का। मतलब एटम का मास जो मैंने निकाला है वो कार्बन एटम से रिलेट करके निकाला है, जितने भी मेरे पास एटम है, इसीलिए मैंने कहा रिलेटिव एटॉमिक मास। तो आप डेफिनेशन हमें समझ आई इजीली कि मास ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट एज कंपेयर, किसी भी एटम एलिमेंट के एटम का मास जो कंपेयर करके निकाला गया हो मास ऑफ कार्बन से। कार्बन भी कौन सा, कार्बन 12, क्योंकि हम पढ़ते हैं कि कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, 13, 14, लेकिन यहाँ पे कार्बन 12 की बात कर रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास, अगर हम रिलेटिव अबंडेंस देखें इसके, तो सबसे ज़्यादा हमारे पास कार्बन 12 पाया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन, ये जितने भी एटम्स आपको पीरियोडिक टेबल में नजर आते हैं, उनका मास अगर आपसे एज एमसीक्यूज वो पूछ ले कि किससे रिलेट करके निकाला गया, तो बगैर सोचे आपके माइंड में आ जाना चाहिए कार्बन से रिलेट करके निकाला। क्वेश्चन ये बना कि कार्बन को ही यूज क्यों किया। हम जबकि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, हाइड्रोजन को ही यूज करना चाहिए था। तो यहाँ पे भी एमसीक्यूज बन सकता है बच्चों। तो आप यहाँ पे एक मेन रीजन आपको बता रहा हूँ, 2 रीजन। पहली रीजन कि हाइड्रोजन को एज ए स्टैंडर्ड शुरू में माना गया था और यूज भी किया था, लेकिन बाद में इसको क्यों नहीं इस्तेमाल किया, क्योंकि हमारे पास इसकी 2 रीजन है। एक तो ये फ्लेमेबल है, इसको जल्दी आग लग जाती है, फ्लेमेबल।
तो और दूसरी रीज़न इसके अंदर आप कह सकते हो कि इसका जो हमारे पास आइसोटोप्स है वो भी हमारे पास अबंडेंट फॉर्म में पाए नहीं जाते और गैशियस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। दूसरी बहुत बड़ी रीज़न कि एक गैशियस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और दूसरी रीज़न मैंने आपको बताई। तो ये दो रीज़न आपने याद रखनी है कि हाइड्रोजन को क्यों एज ए स्टैंडर्ड ना माना गया। अब हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल देख रहे हैं, ऑक्सीजन 16, 1.008, हीलियम 4। तो ये मैस किससे हमने फाइंड किए? तो मैंने आपको समझा दिया कि कार्बन के कुछ यूनिट हमने यहाँ पे रखे, बाकी यूनिट यहाँ पे रखे दूसरे एटम के, और हमने क्या किया, इस तरह से एटम का मैस फाइंड किया और इस एटम के मैस को हमने एक स्पेशल नाम दिया जिसको हमने कहा रिलेटिव एटॉमिक मैस। अब कुछ यहाँ से आपके पास एनएमडी कैट के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कॉन्सेप्चुअल बेस पर, तो वो उसको हम डिस्कस करते हैं। जिसमें से पहला हमारे पास जो बच्चों एमसीक्यूज है वो है हमारे पास, इफ वी कंसीडर 1/6 रेदर देन 1/12 ऑफ कार्बन देन रिलेटिव एटॉमिक मैस इज। इसमें वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि अगर हम मैस जो सा है 1/6 लें, किसकी बजाय 1/12, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया कि हम जो कार्बन ले रहे हैं इसका यूनिट हम यूज कर रहे हैं 1/12। बार बार ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि एक कार्बन के 12 हिस्से किए जाएं, उसका एक यूनिट जो है, क्योंकि एटम का कार्बन का मैस है 12, उसको जब 12 हिस्से करूंगा तो एक जो यूनिट होगा उसको मैं नाम दे रहा हूं 1/12 के उसका 12वां हिस्सा। वो कहता है कि अगर 1/12 की बजाय मैं 1/6 यूज करूं तो फिर मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होगा। पहला ऑप्शन वो दे रहा रिमेन सेम, फिर वो कह रहे हैं इंक्रीज डबल, डिक्रीज डबल, इंक्रीज 4 टाइम। अब आप में से कई लोग जो वीडियोस देख रहे हैं वो अपने माइंड में कुछ बना चुके होंगे कुछ ना कुछ के या तो सेम रहेगा या 6 देख के क्योंकि कह रहे हैं वो कम हो गया है तो उनके माइंड में आ रहा होगा या तो ये इंक्रीज हो सकता है या डिक्रीज हो सकता है। देखें अगर मैंने यहाँ पे एक यूनिट पहले ऐड किया तो इसका मैस बराबर आया, बाद में जब हमने किसी भी एटम की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हमने रखा, जब मैं इस अमाउंट को डबल कर दूंगा, मैं 1/6 की बजाय पहले मैं एक यूनिट ऐड कर रहा था, अब मुझे कितने करने पड़ेंगे, 2 यूनिट ऐड करने पड़ेंगे क्योंकि अब 1/6। और ये भी याद रखना कि 1/6 और 1/12 में से कौन सा ही अमाउंट बड़ी होगी, तो 1/6 जो सा है वो आपके पास बड़ी अमाउंट है। एक चीज़ के 12 हिस्से किए जाएं और एक चीज़ के अगर 6 हिस्से किए जाएं, उसी एक चीज़ के अगर 6 हिस्से किए जाएं तो बड़ी अमाउंट आपके पास कौन सी होगी, जिसके 6 पार्ट्स किए जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको बढ़ा दूंगा तो मेरे पास रिलेटिव एटॉमिक मैस जो सा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मैस डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि मेरे पास इसकी अमाउंट बढ़ गई। पहला एमसीक्यू जो आपसे एज ए कॉन्सेप्चुअल इस तरह से और भी वो आपसे पूछ सकता है। अगली बात यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है कि वाई कार्बन 12 टेकन एज ए स्टैंडर्ड। कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्ड के तौर पर लिया गया। काफ़ी सारे हम देखते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में मौजूद हैं, तो उसमें पहली रीज़न आपके पास आप वो पूछ रहे हैं आपसे एमसीक्यूज, तो उसमें पहला ऑप्शन दिया उसने अबंडेंट फॉर्म, कि क्या कार्बन 12 अबंडेंट फॉर्म में इसलिए। नंबर 2, क्या आइसोटोप्स कार्बन 12 जो से है ये स्टेबल है, क्या यही रीज़न है इसको सिलेक्ट करने की एज ए स्टैंडर्ड। नंबर 3, मैस इन होल नंबर रेशो, क्या इसका मैस होल नंबर में है इसलिए हमने इसको सिलेक्ट किया, या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों ये तीनों खसूसियात एट कार्बन 12 में पाई जाती हैं, ये अबंडेंट फॉर्म में भी पाया जाता है, स्टेबल आइसोटोप भी है और होल नंबर में भी पाया जाता है और इजीली हम इसको हैंडल भी कर सकते हैं। तो इसका मतलब मेरे पास राइट आंसर होगा ऑल ऑफ दिस। अब यहाँ पे वही पॉइंट दोबारा आ गया कि मैं एज ए स्टैंडर्ड हाइड्रोजन को यूज़ क्यों ना किया, तो इसकी मैंने आपको 2 बड़ी रीजंस बता दी हैं, उन 2 रीज़न को आपने माइंड में रखते हुए इसका आंसर याद रखना है। नेक्स्ट एमसीक्यूज है, हाउ मेनी टाइम्स वाटर इन हैवियर देन कार्बन 12। अब यहाँ पे बच्चा हमारा पढ़ता है कि कार्बन को रिलेट किया जाता है, दूसरे एटम का मैस फाइंड कर लिया जाता है, और यहाँ पे आके बेचारा मासूम सा चेहरा बना के बैठ जाता है कि ये क्या पूछ रही है, हाउ मेनी टाइम्स वाटर इन हैवियर देन कार्बन 12। जबकि पढ़ाया कुछ गया, क्वेश्चन कुछ आ गया, तो बच्चे ये इसी से रिलेटेड है। अब इसको आपने सोल्व करने का इजी तरीका आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप जब एनएमडी कैट का पेपर देंगे तो आप देखेंगे वहाँ पे कैलकुलेटर यूज़ करना आपके लिए वहाँ पे अलाउ नहीं होता।
तो उसके लिए इसका आंसर किस तरह से हम फाइंड करते हैं, तो इजी वे आपको बता रहा हूँ कि आप क्या करेंगे, हाउ मैनी टाइम्स वाटर कितना हैवी है कार्बन 12 से। देखिए मैं इस साइड पे कार्बन रख रहा हूँ और सामने हमेशा अगर आप कोई मुजरिम पकड़ा जाए तो हम उसको सामने बिठाते हैं और उसकी इस बैठ के इन्वेस्टिगेशन करते हैं। तो क्योंकि कार्बन का तो मुझे पता है, ठीक है, इसने इन्वेस्टिगेट करना है वाटर को कि ये कितने टाइम हैवियर है, तो मैंने वाटर को रखा इसके सामने। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा जी कार्बन का जो मैस है मेरे पास, एटॉमिक मैस, वो कितना है। कार्बन का मैस है जी 12, जबकि वाटर का आपके पास है 18। इसको मैं कहता हूं कि ये एक टाइम अगर हैवी है तो ये कितने टाइम हैवियर होगा इस कार्बन से। अब मुझे ये फाइंड करना आसान है, ये 12 को x से मल्टीप्लाई कराऊंगा और 18 को 1 से, तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 12x इज इक्वल टू 18। x को यहाँ पे रहने दूंगा 18/12, तो इसका आंसर निकालेंगे तो 1.5 आएगा। तो इसका मतलब बिना कैलकुलेटर के मैं इसको आराम से निकाल सकता हूँ। तो जब आप NMD कैट का पेपर देने जाएंगे इस टाइप के वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है जो आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे और इसका आंसर आपके पास क्या होगा, 1.5। इसी तरह कुछ और MCQs हम डिस्कस करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारे माइंड में बैठ सके कि किस तरह से हमारे पास MCQs पूछे जा सकते हैं। देखें MCQs नंबर 4, वो कहता है मैग्नीशियम एटम इज 6 टाइम हैवियर देन डैश एटम। अब फिर बेचारा कोई वीडियो देखते हुए फिर सोच रहा होगा कि ये फिर किस टाइप का क्वेश्चन आ गया। तो बच्चे ये भी उसी से रिलेटेड है। मसला ये है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते, तो प्रैक्टिस की वजह से हमें यूं लगता है कि ये आउट ऑफ सिलेबस कुछ पूछा जा रहा है। अब इसको सोल्व करता हूं और इस टाइप के जितने भी फिर MCQs आपसे पूछे जाएंगे इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप इजीली उसको सोल्व कर सकेंगे। देखें वो कहता है मैग्नीशियम एटम 6 टाइम हैवियर है डैश एटम, जिस एटम का आपको अभी नहीं पता तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। मैंने लिखा मैग्नीशियम, दूसरी तरफ मैंने लिख दिया वो एटम जिसका मुझे नहीं पता। अब ये कितने टाइम हैवियर है, वो कहता है जी 6 टाइम हैवियर है, तो इसको मैं 1 रख देता हूँ। अच्छा, इसका मैस कितना है मेरे पास 24, और इसका मैस क्योंकि मुझे पता नहीं है तो x। अब इसको मैं क्या करूंगा, सेम उसी तरीके सोल्व करूंगा, 6 को x से और 24 को 1 से, तो ये मेरे पास हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 24। x को यहाँ पे रहने दूंगा, 24 के नीचे 6 ले जाऊंगा, इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 4। इसका मतलब मेरे पास वो एटम कौन सा है जो मैं ढूंढना चाह रहा था, वो मेरे पास वो है जिसका एटॉमिक मास नंबर 4 होगा, और वो मेरे पास आपको पता है कि है हीलियम, क्योंकि हीलियम का एटॉमिक मास आपके पास 4 होता है। तो आपको अच्छी तरह आप समझ आ चुकी है। तो एक मैंने MCQs आपके लिए छोड़ा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी देंगे, उससे मुझे ये अंदाज़ा होगा कि आपको कितना जो है इस टॉपिक पर ग्रिप हुई और इसका आगे भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। देखो ऑक्सीजन एटम कहता है 2 टाइम्स हैवियर है डैश एटम, इसका मतलब इसका और इसका सेम प्रोसीजर है, तो आप इसको इजीली आप फाइंड कर सकते हैं अगर आपको ये MCQs इजीली समझ आ गया है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लाजमी लिखेंगे अगर आपको ये समझ आई होगी। इस तरह से आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आपको कुछ प्रैक्टिस MCQs भी दिया करूंगा, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आपके MCQs पे ग्रिप अच्छी होगी, सोल्व करने का तरीका आपका कॉन्सेप्चुअल होगा। रट्टा सिस्टम जो है हमें फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बाज़ औक़ात लगवाया जाता है, वो आपका बिल्कुल जो है हम दूर कर देंगे। लास्ट MCQs जिसकी तरफ मैं आ रहा हूँ कि विच इज़ 1 मोल ऑफ क्रोमियम, कि क्रोमियम का 1 मोल कौन सा है। अब आप देख सकते हैं कि अगर तो मैं यहाँ मैस की बात करता तो एटम का मैस हमेशा लिया जाता है AMU में, लेकिन यहाँ पे बात मैस की नहीं, मैं किसकी कर रहा हूँ, मोल की। तो बच्चों हमने कॉन्सेप्ट ऑफ मोल पढ़ा था। कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के अंदर बच्चों हमने 4 टर्म पढ़ी थी, ग्राम एटम, ग्राम मोलिक्यूल, ग्राम फार्मूला मैस, ग्राम आयनिक मैस, और सब के मैस को हमने किस में एक्सप्रेस किया था, ग्राम में। तो पहला आपके माइंड में जो पहली बात आनी चाहिए ना मोल को देख के, वो आनी चाहिए ग्राम। पहली तो ग्राम आ गई, अब ग्राम तो मुझे यहाँ पे भी नजर आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। अब दूसरी बात, मुझे इसका एटॉमिक मास भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पे उसने क्रोमियम पूछा तो क्रोमियम का 52 होता है। AMU क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि उसने मोल पूछा है, मास नहीं पूछा। तो इसीलिए मेरे पास जो राइट आंसर होगा वो होगा B। तो
इसी तरह के कुछ MCQs आपसे पूछे जा सकते हैं NMD कैट में, तो आपने इसको अच्छे तरीके से इस टॉपिक पर ग्रिप रखनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो MCQs आपको दिया है ये आप बिना सोचे एक ही चुटकी के अंदर इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से देखेंगे और अपने दोस्तों से भी शेयर करेंगे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि लेक्चर नंबर 2 बहुत जल्द मैं देने वाला हूं वो भी आपके साथ आए। और इसी सीक्वेंस से मैं इंशाल्लाह 1.5 से 2 महीने में आपकी NMD कैट की तैयारी करवाऊंगा। उम्मीद है अल्लाह ताला आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।